चैप्टर 1। आपके दिमाग में लगातार बदलते कनेक्शंस ही आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन उसमें एक निरंतरता है। वो ये कि लोग बदलते हैं। कभी कभी एक अच्छी शराब की तरह हम भी उम्र के साथ साथ बेहतर और मधुर होते जाते हैं। तो कभी कभी विनेगर के रूप में परिवर्तन होने वाले अंगूरों की तरह हम भी साउर और कठोर हो जाते हैं। आपने भी समय के पर्सनालिटी बदलने वाले प्रभावों का अनुभव किया होगा। क्या आपने स्कूल के समय के किसी पुराने फ्रेंड से मिलकर आपको यह आश्चर्य हुआ है कि जिस व्यक्ति को आप कभी अच्छे से जानते थे उसे ये क्या हो गया? कोई इतना कैसे बदल सकता है? इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है? तो दोस्त, ये सब इसी बारे में है कि समय के साथ मस्तिष्क कैसे बदलता है। हमारे जन्म के साथ ही हमारे दिमाग लगातार नए कनेक्शन बनाने और नई सिचुएशंस में खुद को अडेप्ट करने में जुट जाता है। ये हमारी पर्सनालिटीज को आकार देता है। 2 साल के बच्चे का उदाहरण लेते हैं। उसके दिमाग में ब्रेन सेल्स तो समान ही होती है, लेकिन जानकारी प्रसारित करने वाले सिनेप्सिस कनेक्शंस किसी वयस्क से दुगुने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हम उन सिनेप्सिस कनेक्शंस को खो देते हैं जिन्हें कांस्टेंट रिपीटेशन से रीइंफोर्स नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, किसी भाषा के बारे में सोचिए। आपको विदेशी भाषा की आवाज की नकल या डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि बचपन में उस भाषा से एक्सपोज नहीं हुए थे। ये बात आमतौर पर पर्सनालिटी पर ज्यादा लागू होती है। आपके दिमाग में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शंस उन सभी चीजों का परिणाम है जिनसे आप कभी ना कभी रूबरू हुए हैं। आसान शब्दों में कहे तो हर वो व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, वो फिल्में जो आप देखते हैं, वो किताब जो आप पढ़ते हैं, ये सब आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं और तय करते हैं कि आप कौन हैं। इसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये रिपीटेशन द्वारा मस्तिष्क की सीखने की क्षमता दर्शाने वाली एक फैंसी टर्म है। एक ऐसी क्षमता जो निश्चित रूप से सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। एडल्ट ब्रेन्स भी बदलाव में सक्षम है। इस तथ्य की पुष्टि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी की गई है। उन्होंने शहर के कुछ टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग को स्कैन किया और पाया कि उनके दिमाग में अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बड़े हिप्पोकैम्पी है। दरअसल हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो हिस्सा है जो स्पेशियल मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। एक्सप्लेनेशन: दरअसल इन टैक्सी ड्राइवरों के पास नॉलेज है। लंदन की 25,000 गलियों, 20,000 लैंडमार्क्स और 320 विभिन्न रास्तों की एक प्रिसाइज मेमोरी, जिसे उन लोगों ने 4 साल के प्रशिक्षण के दौरान हासिल किया है। अपनी मेमोरीज की एक्सरसाइज करने में, इतना समय बिताने में इन कैब ड्राइवरों ने अपने दिमाग में कई मजबूत कनेक्शन बना लिए हैं। ये काफी हद तक एक कसरत की तरह है, जिससे दिमाग का एक टारगेटेड एरिया लगातार इस्तेमाल होने की वजह से विकसित हो जाता है। इस तरह के बदलाव का हमारी पर्सनैलिटी पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता है। आपने चार्ल्स विटमैन के बारे में सुना होगा, जिसने अपनी पत्नी और मां की हत्या कर दी थी और फिर 1967 में टेक्सास विश्वविद्यालय में एक टावर से एक राइफल से 13 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि आप जो बात नहीं जानते होंगे वो ये है कि उसकी मौत के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके दिमाग में ट्यूमर पाया गया। ये ट्यूमर उसके दिमाग के उस हिस्से में स्थित था जो डर और आक्रामकता के लिए जिम्मेदार है। चैप्टर 2। आपका सेंस ऑफ रियलिटी आपके दिमाग द्वारा सेंसरी डेटा के इंटरप्रिटेशन को रिफ्लेक्ट करता है और यह ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें लगता है कि दुनिया वास्तव में जैसी है, हम उसे वैसे ही देखते हैं, लेकिन अपने दिमाग पर जोर देकर उस अनुभव को सोचे जब आपने पिछली बार एक ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन को देखा था जिसने आपके मस्तिष्क में अचानक से एक नई छवि दर्ज की थी। एक प्रसिद्ध उदाहरण के तौर पर बतख की तस्वीर को दर्शाने वाला चित्र अचानक से एक खरगोश को चित्रित करता हुआ भी लग सकता है। यह दिखाता है कि हमारा ब्रेन कैसे रियलिटी को लेकर अपना मत बदल सकता है। इसकी एक वजह यह है कि ब्रेन नई जानकारी प्राप्त करता है। दुनिया को लेकर आपकी समझ सिर्फ आपके मस्तिष्क का ही प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये स्मेल, टेस्ट और साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा भी निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, मेडल विनिंग पैरालंपिक स्कीयर माइक मे को ही ले लीजिए। माइक ने 3 साल की उम्र में ही अपनी दृष्टि खो दी थी। अपने 40s में उन्होंने अपनी दृष्टि को रिस्टोर करने के लिए सर्जरी करवाई, लेकिन अपनी आई साइट वापस पाना उनके लिए कोई वरदान साबित नहीं हुआ, बल्कि वो तो उल्टा तनाव और डर महसूस करने लगे। वो अपने बच्चों को भी पहचान नहीं रहे थे और अब अचानक से स्कीइंग भी उन्हें बहुत मुश्किल काम लगने लगा। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका मस्तिष्क देखना सीख ही नहीं पाया था। वो अन्य इंद्रियों पर निर्भर रहने का इतना आदी हो चुका था कि अब वो किसी भी नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। बचपन में ही विजुअल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी खोने की वजह से उनका मस्तिष्क अन्य इंद्रियों के इस्तेमाल में निपुण हो गया था। हमारी आंखें मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने वाले वीडियो कैमरों की तरह नहीं है। दरअसल हमारी साइट तो असल में इन दोनों ऑर्गन्स के बीच का एक कोलैबोरेशन है। इसका मतलब यह है कि आपका सेंस ऑफ रियलिटी आपके ब्रेन द्वारा इंटरप्रेट की जाने वाली इंफॉर्मेशन का ही नतीजा है। सिंथेसिया के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सेंसरी परसेप्शंस एक दूसरे के साथ मिक्सड अप हो जाते हैं। जिन लोगों में ये एबनॉर्मलिटी होती है
वो किसी पृष्ठ पर लिखे गए शब्दों का स्वाद लेने और म्यूजिक को कलर के रूप में सुनने जैसे अनुभव होने का दावा करते हैं। ऐसे मामलों में मस्तिष्क का वो हिस्सा जो आमतौर पर तब रिएक्ट करता है जब कोई सनसेट के कलर्स की तारीफ करता है, वो ऐसे मामलों में म्यूजिक सुनने पर भी ट्रिगर हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि सिंथेशिया से जूझ रहे लोग केवल भ्रमित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसरी ऑर्गन्स दिमाग को वो जानकारी प्रदान करते हैं जिन्हें रियलिटी के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन ये जानकारी बाहरी दुनिया की एक धारणा से ज्यादा कुछ नहीं है।